बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे यह है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिसमें मैं रोज आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर की कहानियां और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मुझसे कहीं बेहतर साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है धूप का कोना पार्ट 1। मेरी आंखों से देखिए अपनी यादों का शहर। याद शहर के सिविल लाइंस मोहल्ले में उस दिन लग रहा था जैसे हर घर में एक साथ शादी हो रही हो। सारे पापा लोग दफ्तर से जल्दी आ गए थे, बच्चे उस दिन खेलने ही नहीं गए और दादियां तक जिद करके कह रही थी कि हमें भी जाना है। कहाँ जाना है भैया सबको आज? पप्पू प्रेस वाले ने अपने बेटे और असिस्टेंट पप्पू से पूछा। जी हाँ, बाप थोड़ा आलसी था। जब लड़का पैदा हुआ तो आलस और अज्ञानता के मारे कोई और नाम ही नहीं सोच पाया। लड़के का नाम भी अपने ही नाम पे रख दिया ससुर ने। 2 ठो पप्पू हो गए उसके घर में। एनीवे, हम भी ना भटक जाते हैं। वो कमबख्त दिन ही भटकने वाला था। सीनियर पप्पू ने अपने माथे से पसीना पोंछा, पायजामे में उस हाथ को घिसा, अपनी प्रेस का ढक्कन उठा के उसमें थोड़ा कोयला और डाला, जमीन पे चादर पे पड़ी 56 साड़ियों के गट्ठर को देखा और फिर से जूनियर पप्पू से कहा, लड़के हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, आज कहाँ जाना है सबको? 56 साड़ियां तो हमने जब इंदिरा गांधी की मोटर सड़क पे आई थी तब भी प्रेस नहीं की थी। माजरा क्या है? जूनियर पप्पू अखबार में एक पेन से तरीके तरीके के जानवर बना रहा था। कुछ जानवर तो ऐसे जो भगवान ने आज तक इजाद ही नहीं किए थे। उसने सर ऊपर उठा के भी नहीं देखा। बोला, हमें क्या पता सब कहाँ जा रहे हैं। धूर्त था वो। असल में उसे सब पता था। उसे पता था कि ये 56 साड़ियां आज क्यों अर्जेंट में प्रेस कराई जा रही हैं। उसे पता था कि उसकी उम्र के मोहल्ले के सारे लड़के आज क्यों क्रिकेट खेलने ही नहीं आए, क्यों ये चाट वालों के ठेलों का कारवां शिवाजी की फौज की रफ्तार से परेड ग्राउंड की ओर चला जा रहा था। जूनियर पप्पू अपनी जगह से उठा, अपने बाप की प्रेस की हुई 11 साड़ियों का बंडल उठाया और बोला, हमें बांट के आते हैं। हमने बताया था ना आपको, धूर्त था वो। सटकने की प्लानिंग कर रहा था ताकि बाकी साड़ियां बेचारे बाप को बांटनी पड़े। जूनियर पप्पू ने फटाफट 11 साड़ियां ऐसे बांटी जैसे बाढ़ के बाद एनजीओ वाले खाने के पैकेट फेंक के भाग रहे हैं। फिर उसने जेब से एक 4 इंची कंघी निकाली, हाथ में थूक लगा के बाल सेट किए और चल पड़ा बाकी सैकड़ों लोगों की तरह परेड ग्राउंड की ओर। सिविल लाइंस की हिस्ट्री में आज बहुत बड़ा दिन था। आज याद शहर की सबसे बड़ी कलाकार जूनियर पप्पू जैसे हजारों दिलों की धड़कन हीना अपनी स्पेशल ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही थी। परेड ग्राउंड में तो समझो बलवा हो रहा था। बलवा नहीं समझते होंगे आप में से कई लोग। रेलमपेल, ठसा ठसी, समझ गए ना? पीएसी के कम से कम 25 ठो जवान एक एक डंडा लिए ड्यूटी पे थे। चौकन्ने होकर इधर उधर देख रहे थे और मन ही मन ये भी सोच रहे थे कि उनकी भाभियों, चाचियों, मामियों को पास मिल गए कि नहीं। अगर उन्हीं की भाषा में कहें तो स्थिति तनावपूर्ण थी किंतु नियंत्रण में। मैदान में एक भव्य स्टेज बनाया गया था। चमचमाती लाइटें, कार्डबोर्ड के चांद और तारे, लाल सैटिन के बड़े बड़े पर्दे और साइड में एक लकड़ी का पोडियम जिसपे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जनता टेंट हाउस एंड साउंड सर्विस। मैदान में दूसरी ओर चाट वालों की बिक्री तो ऐसे हो रही थी कि लखपति हो जाएंगे। बगल में बुढ़िया के बाल बिक रहे थे। आप नए जमाने के लोग बुढ़िया के बाल नहीं समझते होंगे शायद। हम गुलाबी कैंडी फ्लॉस की बात कर रहे हैं। गन्ने के रस वाले के ठेले पे तो ऐसे भीड़ थी जैसे अमृत की सेल लगी हो और आज आखिरी डेट हो। भीड़ बेचैन हो रही थी। एक लफंगा टाइप का लड़का दूसरे लफंगे टाइप के लड़के से बोला, वो क्या वो वाला गाएगी आज? इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मोरा। दूसरे लफंगे ने बड़े अधिकार से जवाब दिया, अम्मा पागल हो क्या? उसके बिना कोई भी हीना ऑर्केस्ट्रा नाइट पूरी हुई है आज तक? पिछले साल तो मैंने उस गाने पे 160 रुपए लुटाए थे, वो भी 10-10 की पत्तियों में। कुछ लोगों ने बेसब्री में सीटियां बजाना चालू कर दिया। भीड़ का मूड देखते हुए एक दुबला पतला आदमी बड़े बड़े लाल चेक वाली बुशर्ट और पीली बेल बॉटम पहन के स्टेज पे आया और माइक को एडजस्ट करने के बाद बोला, भाइयों और बहनों, बस कुछ ही देर का इंतजार और
स्टेज के पीछे पधार चुकी हैं यार्ड शहर की सबसे बड़ी फनकारा हीना। ऑर्केस्ट्रा पार्टी ने कुछ छन छन करके लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रखने की कोशिश की। तालियां बजने लगी। स्टेज के पीछे ग्रीन रूम में किसी ने बाथरूम के अंदर से नल बंद करके पूछा, कितने लोग आ गए? किसी मुनीम टाइप आदमी ने जवाब दिया, मैडम 2-3 हजार होंगे। फिर बाथरूम के दरवाजे से वो 22-23 साल की हसीना गोटे जड़ी ड्रेस पहन के निकली। वही हसीना जिसका उस शाम को इंतजार था। वो बोली, 5,000 हो जाए तो बताना। ये हीना ऑर्केस्ट्रा नाइट है, कोई गांव की नौटंकी नहीं है। सिविल लाइंस की इस चहल पहल से करीब 5 किलोमीटर दूर गली नंबर 27/11 में एक बड़े से मकान में एक छोटे से कमरे में एक आदमी ध्यान से कुछ लिख रहा था। यह था यार्ड शहर का एक उभरता हैंडसम शायर, कबीर समथिंग। नाम सही में याद नहीं मुझे उसका पूरा। नया नया शायर था, पेशे से डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी का लेक्चरर था और रात को अपने कमरे में बैठ के समझिए कुछ और ही बन जाता था। वही दुबला पतला अच्छी शक्ल सूरत वाला अनाड़ी शायर किसी नई गजल को लिखते लिखते मुशायरा स्टाइल प्रैक्टिस कर रहा था। मैं तेरे प्यार का जहर चला हूं पीने, अब मुझे ये जिंदगी है वैसे भी गवारा नहीं। मैं ख्वाब में हूं चला नजरों के सफीने, अब तेरे बिना है समंदर का किनारा नहीं। मैं तेरे प्यार का। इतने में धड़ से दरवाजा खुला और शायर का सबसे अच्छा दोस्त डिग्री कॉलेज में हिंदी का टीचर अहमद वारसी भड़बड़ाता हुआ चला आया। बोला, अम्मा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वहां ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चालू हो गया कब का? कबीर ने कहा, मैं बाजारों चीजें देखने नहीं जाता हूं, मैं नहीं जानता किसी हीना पीना को। अहमद ने कहा, ऑर्केस्ट्रा में गाती तो क्या बाजारू हो गई? कबीर ने कहा, इतने मरे जा रहे हो तो खुद ही क्यों नहीं आते हो? अहमद बोला, तू जानता है यार मुझे स्कूटर चलानी नहीं आती है, तेरे बिना मैं वहां नहीं जा सकता हूं। बड़ी मिन्नत के बाद कबीर ने कमीज पैंट बदली, जूते मोजे पहने और वो दोनों स्कूटर पे सुनसान सड़कों पे चल दिए। परेड ग्राउंड पहुंचे तो अंदर घुसने को न मिला, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे। प्रोग्राम जोर शोर से चालू था। हिना अपना सुपर डुपर हिट सॉन्ग गा रही थी, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मोड़ा। कबीर ने स्कूटर पार्क किया और बड़बड़ाता हुआ अहमद के साथ खड़ा यही सोच रहा था कि घर वापस चला जाए क्या। तभी वहां कनात के पीछे से उसका दोस्त प्रदीप निकला और बोला, अरे तू यहाँ? शेक्सपियर की मौत हो गई क्या? अंदर घुसने की जगह नहीं मिली, चल चल मेरे साथ आजा, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हूँ यार। वो लोग तेजी से चलते हुए ग्रीन रूम की ओर चले गए। प्रदीप और अहमद प्रोग्राम देखने के लिए न जाने किधर सटक लिए और ग्रीन रूम में शायर अकेला रह गया। न जाने कब उसकी आंख लग गई, न जाने कब प्रोग्राम खत्म हो गया, न जाने कब तालियां बजी, लोग घर जाने लग गए, न जाने कब दरवाजा खुला और ग्रीन रूम के अंदर यार्ड शहर की स्टार, खूबसूरती की देवी हीना दाखिल हो गई। वो कबीर को देख के चौंक गई, बोली, तुम कौन हो? कबीर ने चुंचला के कहा, मैं जो भी हूं, तुम कौन हो? हिना ने जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे थे। फादर बिजनेसमैन थे, उन्हें बेटी के संगीत के प्यार में सिर्फ पैसा ही नजर आता था। हर शो के आखिर 1,000 रुपए जो मिलते थे। माँ भी कोई देवी टाइप नहीं थी, उनके लिए बेटी भी एक खजाने की चाबी भर थी। 22-23 साल की उम्र में हिना अचानक स्टार बन गई थी, बड़ी हो गई थी, दिल कड़ा कर चुकी थी। बचपन कभी देख ही नहीं पाई थी। रोज अजनबियों से मिलती थी, घाघ इवेंट मैनेजर से, गॉसिप ढूंढते लोकल पत्रकारों से और चंदा लेने आए टुटपुंजियों से, लेकिन किसी अजनबी में आज तक वो अदा नहीं देखी थी जो आज इस अजनबी में थी। कुछ खास था उसमें, शायरी उसके चेहरे पे लिखी हुई थी। छोटी सी उम्र में स्टेज पे ढकेल दी गई, सच्चे प्यार के ख्याल से प्यार करने वाली वो खूबसूरत सी लड़की पहली नजर में इस अजनबी से प्यार कर बैठी थी। कबीर बोला, मैं इंग्लिश का टीचर हूं और छोटा मोटा शायर। प्रदीप मुझे यहां पे बिठा के गया है। आप कौन है? उसने कहा, मैं हिना हूं। एक गुरूर था उसकी आवाज में, जैसे उसका नाम नहीं किसी जीतने वाले लॉटरी टिकट के आखिरी 4 नंबर हो। हैंडसम शायर उसकी नजरों में प्यार नहीं पड़ पाया था, नासमझ था वो, क्योंकि हिना की कातिलाना आंखें पूरा राज उगलने लगी थी।
वैसे दोस्तों, शहर के सयाने लफंगे तो यहाँ तक कहते हैं कि हिना जी की आंखों के खिलाफ FIR हो जाना चाहिए। लाशें बिछाने वाली ऐसी खूबसूरत आंखों को ऐसे खुला थोड़ी छोड़ सकते हैं। उन कातिलाना आंखों को आज अपनी टक्कर की आंखें मिल गई थी, एक शायर की आंखें जो सब जानती थीं, खामोशी पहने घूमती थीं, एक अनकही चाह, एक अनकहे दर्द में धुली हुई आंखें, सवाल करती आंखें। हिना ने उससे पूछा, मेरा प्रोग्राम नहीं देखा आपने? कबीर ने कहा, माफी चाहता हूं, मुझे फिल्मी गाने सुनने का कोई शौक नहीं है। वो बोली, अब मैं यहाँ पे आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड तो नहीं पढ़ सकती ना 5000 लोगों के सामने। कबीर चौंक गया। ये लड़की जो अभी अभी इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मोरा गा के आ रही थी, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता जानती थी। हिना ने कहा, कल 4 बजे घर आ जाइएगा, अदरक की चाय पियेंगे और आपको अपनी पोएम्स की किताब दिखाऊंगी। जियोलॉजिस्ट यानी वो साइंटिस्ट जो पत्थरों की स्टडी करते हैं, कहते हैं कि अगर किसी पत्थर पे लंबे वक्त तक पानी पड़ता रहे तो आखिरकार पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। शायर कबीर समथिंग ये जानता नहीं था, पर वो वही पत्थर था जिस पे हिना की नजरों ने हजारों साल से जिद पे अड़ी पानी की बूंदों की तरह असर करना शुरू कर दिया था। अगले दिन कबीर कुछ बेचैन रहा। क्लास में 2 बार बायरन को वर्ड्सवर्थ कह गया और इंटरवल में जाके स्टाफ रूम में अहमद के बगल में बैठ गया। अहमद ने भी PhD कोई झक मार के नहीं की थी। बेचैन शायरों की बेचैनी का राज समझना आता था उसे। बोला, लगता है हिना जी की निगाहें अब तक तुम्हारे चेहरे से हटी नहीं है। कबीर ने कहा, क्या बकवास कर रहा है? लेकिन थोड़ी देर बाद बोला, वैसे ये हिना रहती कहाँ है? वो शायद जानता नहीं था कि जिंदगी को बदल देने वाले लम्हे इस तरह बिना बताए कोई और चेहरा ओढ़ के एक फकीर की तरह हमारे दरवाजे आते हैं। 4 बजे जिंदगी को बदल देने वाले ऐसे ही एक लम्हे के दरवाजे पे कबीर खड़ा था। इससे पहले कि वो हिना के घर पे खटखटाता, वो ठिठक गया। अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, फिर बर्तन गिरने जैसी आवाज आने लगी और फिर किसी लड़की के सिसकने की। सहम के कबीर पलटने वाला ही था कि खिड़की से किसी ने बेरुखी से पूछा, जी किससे मिलना है? कबीर ने कहा, जी वो हिना। इतनी देर में दरवाजा खुला और हिना ने कहा, अरे 4 इतनी जल्दी बज गए, पता ही नहीं चला। उसका चेहरा जैसे उजड़ा हुआ था, आंखें रोई थीं, काजल बिखरा था और माथे पे दाहिनी तरफ हल्का सा एक चोट का निशान था जिस पे लगे एंटीसेप्टिक की महक अभी भी ताजा थी। कबीर कुछ समझ नहीं पाया। हिना ने कहा, आइए बैठिए, अभी चाय बनाती हूँ, नौकर से अदरक मंगाई है। मेरी माँ से मिलिए। सामने वही औरत खड़ी थी जो खिड़की से झांक रही थी। माँ अंदर चली गई। कबीर ने कहा, आप ठीक तो हैं? आपके चोट कैसे? हिना ने कहा, मैं एकदम ठीक हूँ, जरा सा फिसल गई थी। गाने चाहे हिना जितना भी अच्छा गा लेती हो, पर झूठ ठीक से नहीं बोल पाती थी। कबीर जान गया था कि इस खूबसूरत चेहरे और इस चमक धमक भरी जिंदगी के पीछे गहरी तकलीफ छुपी थी। हिना के माँ बाप स्टेज पे उससे गाना गवाते थे और घर में उस पे हाथ उठाते थे। कबीर और हिना की मोहब्बत होना लाजमी था। दोनों ऐसे आधे अधूरे मुसाफिर थे जिनका सफर एक दूसरे के साथ ही पूरा हो सकता था। मोहब्बत के खुदा, वरना यूं ही लोगों को एक दूसरे से नहीं मिलाते हैं। हफ्ते गुजर गए, फिर 2 महीने। अंग्रेजी में कहावत है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। कबीर और हिना वही ऑपोजिट्स थे जो एक दूसरे की तरफ पहली मुलाकात से ही खींचे चले आ रहे थे। एक पत्थर दिल शायर जो प्यार की गजलें लिखता था पर प्यार से नफरत करता था, आज प्यार के नश्तर का धीमा दर्द अपने सीने में महसूस करके आईने के सामने मुस्कुराने भी लगा था। हिना और वो अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। हिना उसे बताती थी कि कैसे उसे अक्सर घर पे पीटा जाता था, कैसे आंसुओं को मेकअप से छुपाकर दिल में दर्द का खंजर टांगे वो स्टेज पे खुशी के गीत गाया करती थी।
अगर उसकी तबीयत खराब हो और वो कोई शो ना करना चाहे, कोई अनजान लड़का जिससे वो भूल के बातें कर ले, किसी भी बात पे उस पे हाथ उठ सकता था। कबीर जितना हिना के बारे में जानता गया उतना उसका कायल होता गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कार्डबोर्ड के चांद और तारों और चमचमाती लाइटों के नीचे गीत गाती इस लड़की ने कितनी गहरी तकलीफ के साथ मुस्कुराना सीखा था। उसको भी कबीर से मिलकर एक ऐसा सुकून का एहसास होता था जो उसे आज तक नहीं हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सुर और शब्द मिल गए हों। वो उसके साथ खुद को पूरा महसूस करने लगी थी। अब वक्त आ गया था कि पत्थर पानी की बूंद को बता दे कि वो पिघल चुका था। याद शहर के बाहर सनसेट पॉइंट नाम की एक जगह पे उस शाम को वो मिले। कबीर ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हिना ने कहा, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। सूरज ढलने को था। कबीर ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सोचा नहीं था कि कभी किसी से प्यार करूंगा, लेकिन अब सोचता हूं कि इससे ज्यादा कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। हिना ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। फिर वो कुछ पल खामोश हो गई और बोली, और मेरे मम्मी पापा मुझे बंबई भेज रहे हैं एक टीवी रियलिटी शो में हिस्सा लेने। वो चाहते हैं कि हम अब वहीं रहने लग जाएं। पता नहीं मैं आज के बाद तुम्हें मिल पाऊंगी कि नहीं। वो पलटी और चली गई। सूरज और कबीर दोनों डूबते हुए उसको बस देखते रह गए। ये था इस कहानी का पहला पन्ना। कल इसका दूसरा पन्ना पलट के सुनाऊंगा आपको, कहानी धूप का कोना पार्ट 2 में।